ये हम लोग जो है LT ग्रेड 2018 का क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस शीट में। इसमें देखिए हम लोग जिस सीरीज़ को डिस्कस करने चल रहे हैं वो बुकलेट सीरीज़ B का है। बहरहाल सारी सीरीज़ में क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनका क्रम अलग अलग होता है। जो इसमें क्वेश्चन 91 है, किसी में वो किसी दूसरे 100 क्रम पे होगा, 110 पे होगा, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। देखिए क्वेश्चन 91, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है, किसकी करेक्ट मैचिंग की गई है। करेक्ट मैचिंग देखा जाए, पहला दे रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस का समीकरण, और ये क्या बताता है, इनका कहना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, K इक्वल टू A⁻E⁴ ठीक है, जहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है। तो रिएक्शन का रेट आर्हेनियस के अनुसार टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो ये तो सही है, ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट, नॉट करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है उसको ढूंढ निकाला है। आर्हेनियस का समीकरण, जहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन का रेट पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट ऑलवेज बढ़ता है, इसको भी प्रूफ किया है। तो ये तो करेक्ट है, ये सही है। अगला देखिए वांट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी सही है। वांट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा हम लोग अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं, रिएक्शन के ऑर्डर का निर्धारण करते हैं, और ये भी आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया गया है। अगला है हाफ लाइफ, किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ T हाफ किसके बराबर 0.6931/K। K यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। इन्होंने K की जगह कांस्टेंट R यूज किया है और लिखा है 0.693 × 1/R, अर्थात दोनों सेम है, दोनों रिलेशन सेम है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है, सही है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अब 3 तो शुरू के विकल्प करेक्टली मैच्ड हैं, तो इनकरेक्टली मैच्ड की संभावना जो है ये ज़्यादातर अब किस में है, चौथे विकल्प के ही इनकरेक्ट होने की पूरी संभावना है। चौथे विकल्प पर आते हैं। चौथा विकल्प देखिए क्या है, T हाफ इक्वल टू है इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू 1/R जीरो वाटर के लिए। जीरो वाटर रिएक्शन का T हाफ देखिए किसके बराबर होता है, A0/2K के। ये जीरो वाटर रिएक्शन की हाफ लाइफ का आप लोगों को फार्मूला लिखाया गया है। यहाँ A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इंटू 1/2R, K की जगह R लिख दें जैसे यहाँ लिखा है, तो 1/2R की, ठीक है ना। तो इन्होंने कंसंट्रेशन को कहाँ दिया है, डिनोमिनेटर में, जबकि कंसंट्रेशन कहाँ है, न्यूमरेटर में है ना, अर्थात ऊपर है नीचे नहीं। यही रिलेशन गलत है, जो गलत है वही सही विकल्प है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इस पे जो है 2 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92। दो क्वेश्चन दे रखे हैं और 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इनका कहना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य होगा, कौन सा कथन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? When temperature of the reaction is increased, activation energy is lowered. When temperature of the reaction is increased, activation energy is lowered. Activation energy is lowered. Energy is lowered. दूसरा क्या कहना है इनका? दूसरा कथन है, reaction occurs when reacting molecules have lesser energy than the threshold energy. Reaction occurs when reacting molecules have lesser energy. Have lesser energy than threshold energy. ठीक है। अब देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। जो कोड दिए गए हैं, पहला है बोथ 1 and 2 आर ट्रू, both 1 and 2 are true. दूसरा only 1 is true, 1 is true. तीसरा only 2 is true. और चौथा neither 1 nor 2 is true. 1 nor 2 is true. अब देखा जाए, कथन 2 दिए गए हैं, इसमें से एक सही है, 2 सही है, दोनों सही हैं, एक भी नहीं सही है, ये हमें देखना है। अब देखिए, पहला कथन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। देखिए, अगर हम किसी अभिक्रिया में एनर्जी और रिएक्शन की प्रोग्रेस के बीच ग्राफ खींचें तो ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट होता है, ये जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलता है, फिर ये प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट के पास जितनी ये एनर्जी होती है, इसको हम जो है क्या कहते हैं, एंथैल्पी रिएक्टेंट की। ये जो है एंथैल्पी प्रोडक्ट की है। और जब ये रिएक्टेंट इतनी एनर्जी बढ़ाता है, तब ये प्रोडक्ट में बदलता है। ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो टोटल एनर्जी है, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स की यही एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, वो एनर्जी लेकर के पहले यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एनर्जी ले कर के पहले जो है इसकी बराबरी पर आएंगे, तब प्रोडक्ट में बदलेंगे। ठीक है,
जिनकी एनर्जी कम है ये एनर्जी लेंगे, लेकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ध्यान देंगे, जब इनका कहना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू छोटी हो जाती है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ती, बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा को धारण करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है, सक्रियण ऊर्जा का मान परिवर्तित नहीं होता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी परिवर्तित नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी परिवर्तित न बढ़ती है न घटती है, नहीं होती। होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को धारण करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को धारण करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो ध्यान देंगे, यदि आप किसी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाते हैं तो अभिकारकों का एक्टिवेशन एनर्जी न बढ़ेगा न घटेगा। टेम्परेचर चेंज पर एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, बल्कि होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को धारण करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं, तो पहला विकल्प तो सरासर गलत है। इन्होंने कहा है कि ताप बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प पर आते हैं, दूसरे कथन पर आते हैं। पहला कथन तो पूर्णतया गलत है, दूसरे कथन की बात देखते हैं। दूसरे कथन में क्या कहा गया है, रिएक्शन अकर्स व्हेन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैव लेसर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। इनका कहना है जब अभिकारक की ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी इस एनर्जी से कम होती है तब अभिक्रिया होती है। ऐसा नहीं है, जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी बढ़ा के यहाँ पर पहुँचेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करेगा, तब उत्पाद बनता है, कम पर नहीं बनता, अर्थात ये भी गलत है। तो कौन सा विकल्प सही है, न तो पहला विकल्प सही है न तो दूसरा, अर्थात जो विकल्प डी है, न पहला कथन सही है न दूसरा, अर्थात विकल्प डी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। Which one of the following salt, क्वेश्चन 93 देखा जाए, क्वेश्चन 93, Which one of the following salt solution in water has higher value of pH? निम्न में से किस साल्ट के जलीय विलयन का pH मान सर्वाधिक होगा? निम्न में से किसके जलीय विलयन का pH मान सर्वाधिक होगा? ठीक है, पहला दे रखे हैं
NaCl, दूसरा दे रखे हैं KNO3, तीसरा दे रखे हैं Na2CO3 और चौथा दे रखे हैं ZnCl2। किसके? अब देखिए, अगर साल्ट का जलीय विलयन अम्लीय है तो pH लेस देन 7 होगा, 7 से कम। यदि साल्ट का जलीय विलयन क्षारीय है तो pH 7 से अधिक होगा। जितने ज़्यादा, जितना प्रबल क्षारीय लक्षण होगा pH 7 से उतना ही अधिक होगा। तो अगर जो है जलीय विलयन कैसा है, जो साल्ट दिया गया है उसका जलीय विलयन कैसा है, अगर क्षारीय है तब pH क्या होगा, मोर देन 7, 7 से अधिक होगा। यदि जलीय विलयन अम्लीय है तब pH लेस देन 7। अब देखा जाए, जो क्षारीय होगा उसी का pH 7 से अधिक होगा और वही सर्वाधिक होगा। अब हम कैसे जानेंगे कि किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, किसका जलीय विलयन क्षारीय होगा, ये हमें जानना है। तो देखिए, किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, किसका क्षारीय। देखिए, जब हम अम्ल और क्षार लेते हैं, यानी एसिड लेते हैं प्लस बेस लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। जब इस साल्ट को फिर से वाटर के साथ जल अपघटन करते हैं तो फिर हमें एसिड मिलता है और बेस मिलता है, ठीक है, अम्ल और क्षार मिलता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो जलीय विलयन क्या होगा, साल्ट का एसिडिक होगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है, तो जलीय विलयन क्या होगा, अगर एसिड स्ट्रांग है तो जलीय विलयन एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रांग है तो जलीय विलयन बेसिक होगा, ठीक है। अब देखा जाए, इन साल्ट में जिन अम्ल और क्षार से, जिन एसिड और बेस से मिलकर ये साल्ट बने हैं, वे साल्ट स्ट्रांग एसिड के हैं और स्ट्रांग बेस के हैं, कि वीक एसिड के हैं और वीक बेस के हैं, किसके हैं, ये हमें देखना है। तो चलिए देखा जाए। पहला जो साल्ट है सोडियम क्लोराइड है। पहला साल्ट क्या है, NaCl। NaCl किससे मिलके बनता है, NaOH प्लस HCl मिलके NaCl बनाते हैं। इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय। देखिए कौन प्रबल है, तो ये प्रबल क्षार है और ये क्या है, HCl। NaOH और HCl से मिलके NaCl बनता है, तो ये प्रबल क्षार है और ये क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। जब अम्ल क्षार दोनों प्रबल होते हैं तब जो साल्ट मिलता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। प्राप्त साल्ट का जलीय विलयन उदासीन होगा और इसका pH क्या होगा, फिर 7 के बराबर होगा। अगर साल्ट जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ है तब उसका जलीय विलयन जो होगा, उसके जलीय विलयन का pH जो है वो 7 के बराबर होगा, जलीय विलयन उदासीन होगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो साल्ट है वो किससे मिलके बना है, जब आप KOH और HNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, ये किससे मिलता है, बनता है KOH प्लस HNO3 मिलाएंगे तो आपको जो है KNO3 मिलता है, ठीक है। ये क्या है, प्रबल क्षार,
ये क्या है? प्रबल अम्ल। और जब दोनों प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है, तो ये इससे बना साल्ट जो है, साल्ट का जलीय विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, अर्थात इसका भी पीएच 7 के बराबर होगा। इनको आके देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को देखा जाए, इसका जलीय विलयन कैसा होगा? सी, सोडियम, ये NaOH प्लस H2CO3 है, इससे मिल करके हमें Na2CO3 मिलेगा। और इसका जब जल अपघटन करेंगे तो ये देखिए प्रबल क्षार है, ठीक है, और ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इसका जो जलीय विलयन होगा, क्षार कैसा है? प्रबल है ना, तो जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। पीएच मोर देन 7 होगा, पीएच जो है 7 से अधिक होगा, क्षारीय विलयन है तो पीएच 7 से अधिक होगा, ठीक। तो अगला जो है ZnOH2 प्लस ट्वाइस HCl है। तो यहाँ पे अम्ल कैसा है? प्रबल। ये क्षार कैसा है? दुर्बल है, दुर्बल क्षार, जिंक हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा है? प्रबल अम्ल है। तो इससे जो साल्ट बनेगा, इसका जलीय विलयन, चूंकि अम्ल प्रबल है तो अम्लीय होगा, और पीएच जो है लेस देन 7, तो सर्वाधिक पीएच मान किसका होगा? इसका होगा सी वाले का, ठीक है। सर्वाधिक पीएच मान सी का होगा, क्योंकि सी वाले में जो है बेस जो है वो प्रबल है और विलयन क्षारीय होगा। हमें पूछा क्या है? सर्वाधिक पीएच मान, पीएच मान सर्वाधिक, ठीक है ना। पीएच मान सर्वाधिक किस में होगा, ये पूछा गया है। तो अब जो है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 देखा जाए। क्वेश्चन 94 देखिए क्या है। KW, KA, C और अल्फा क्रमशः जल का आयनिक गुणनफल, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की सांद्रता और लवण के जल अपघटन की कोटि, अच्छा, इनके बीच रिलेशन बताना है। चलिए देखिए क्वेश्चन 94 क्या है। इसमें इन्होंने कहा है कि KW, KA, C और अल्फा, KW, KA, C और अल्फा, इतनी चीजें दी हुई हैं। यहां पर KW क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर,
जल का आयनिक गुणनफल ये दे रहे हैं। उसके बाद के ए, ये जो है एसिड का ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वियोजन स्थिरांक। अम्ल का वियोजन स्थिरांक है। सी, ये कंसंट्रेशन है। साल्ट की कंसंट्रेशन, सांद्रता है। और अल्फा क्या है, ये जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। साल्ट का जल अपघटन स्थिरांक, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट है। तो इनमें संबंध क्या होगा? संबंध देखिए, अल्फा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये होता है रूट के डब्ल्यू अपान, अल्फा इक्वल टू होता है रूट के डब्ल्यू अपान के ए सी की, के डब्ल्यू अपान के ए सी की। या हम लिख सकते हैं क्या, के डब्ल्यू अपान के ए सी की पावर 1/2 के, या लिख सकते हैं कि W की पावर 1/2, के ए की पावर -1/2 और C की पावर -1/2। ये जो है जिसमें ये रिलेशन दिया होगा वही सही रिलेशन है। देख लीजिए, हमें लगता है कि पहला ही विकल्प सही है। इसमें जो है विकल्प ए सही है, विकल्प ए। ठीक है, चारों विकल्प हमने नहीं लिखा है, टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के पास है, मिला लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, 80 डिग्री सेल्सियस पर प्योर डिस्टिल वाटर में एच आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू एट दिस टेम्परेचर? क्वेश्चन 95 देखिए, 80 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻⁶ है। जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 95। अस्सी डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, शुद्ध जल में H3O+ आयन की सांद्रता कितनी है? 1 × 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर है। जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? इस ताप पर, इस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? आयनिक क्या होगा? ठीक है, देखिए सीधे इसका रिजल्ट क्या होगा उस पर आते हैं। विकल्प लिखने की बजाय सीधे देखिए, अगर हम जो है जल को लें, जल जो है ये इसका सेल्फ डिसोसिएशन होता है, ये H3O+ + OH- आयन बनाता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर
25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होता है, इसका भी 1 × 10⁻⁷ होता है। इनकी सांद्रता दोनों की बराबर है। तो KW क्या होता है? दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल, यानी 1 × 10⁻14 होता है। ठीक है, 14। लेकिन जब तापमान आपने बढ़ा करके कितना कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इनमें क्या परिवर्तन है? इनमें आपका कहना है कि ये 10⁻⁻6 हो गया, तो ये भी 10⁻⁻6 होगा, दोनों बराबर होंगे। तो अब KW क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 यानी 1 × 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? KW 1 × 10⁻12। तो देख लीजिए विकल्प कौन सा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। तो ये देख लिए, जिसमें ये दिया होगा वैल्यू 10⁻12, 1 × 10⁻12, वही विकल्प सही है। अगला आते हैं, निम्न में से कौन बफर सॉल्यूशन नहीं है? 96 देखिए, which of the following is not buffer? क्वेश्चन 96, निम्न में कौन बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन नहीं है? निम्न में कौन बफर सॉल्यूशन बफर विलयन नहीं है? तो बफर कौन होता है ये हम बता दें, फिर आते हैं कि कौन सा बफर सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। देखिए, बफर क्या होता है? ये वीक एसिड या वीक बेस, वीक एसिड या वीक बेस ये होता है, प्लस इसी वीक एसिड या वीक बेस का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, प्लस साल्ट ऑफ वीक सेम एसिड या बेस का, और बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। कोई वीक एसिड लें और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, या वीक बेस लें उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है ना? प्रबल अम्ल तथा, अच्छा फिर से देख लीजिए, बफर जो है, बफर दो प्रकार के होते हैं, दोनों को अलग अलग लिखा देते हैं। बफर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। अम्लीय बफर क्या होते हैं? वीक एसिड तथा उसी दुर्बल अम्ल, यानी वीक एसिड दुर्बल अम्ल होते हैं, प्लस इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। और क्षारीय बफर क्या होता है? वीक बेस प्लस इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, साल्ट होता है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये साल्ट होता है वीक बेस का स्ट्रॉन्ग
एसिड के साथ। ये नोट कर लीजिए। अब आते हैं जो हमारे विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों पर ध्यान देते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए पहला विकल्प क्या दे रखे हैं। पहला विकल्प है मिक्सचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। पहला दिए हैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर। तो एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, एसिड है। और सोडियम एसीटेट क्या है? एसिटिक एसिड का NaOH के साथ साल्ट है, साल्ट है ऑफ एसिटिक एसिड विद NaOH। एसिटिक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ बना साल्ट है, अर्थात यही तो सही है। देखिए वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ साल्ट, तो ये वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ ये साल्ट है, अर्थात ये जो है सही है। पहला ही विकल्प आपका बफर विलयन का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 देखिए, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के सवाल अभी अभी हम लोगों ने किया है जब आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस पेपर देख रहे थे। देखिए 97 PbI2 की विलेयता S है, इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा? विलेयता गुणनफल क्या होगा? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया। देखिए PbI2 ये टूट करके क्या देता है? Pb2 प्लस ट्वाइस I माइनस। अगर सॉल्बिलिटी S है तो इसका S मिलेगा और इसका 2S मिलेगा, तो KSP क्या हो जाएगा? S और 2S का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4S क्यूब। KSP 4S क्यूब हो जाएगा और ये विकल्प D सही है। विकल्प D, जो विकल्प D दिया है वही 4S क्यूब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कौन साम्य स्थिरांक को परिवर्तित करेगा? अभी हम लोगों ने साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा है, हमें लगता है शायद कल या परसों की क्लास में पढ़ा है। निम्न में से कौन साम्य स्थिरांक को परिवर्तित करेगा? यानी साम्य स्थिरांक पर किसका प्रभाव पड़ेगा? कौन साम्य स्थिरांक को परिवर्तित करेगा? ठीक है ना? साम्य स्थिरांक को कौन परिवर्तित करेगा? पहला है अभिकारक की मात्रा। हमने बताया है अभी, सांद्रता का, दाब का, उत्प्रेरक की उपस्थिति का, इन सब का साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? सांद्रता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं है, और नियत आयतन पर अक्रिय गैसों के मिलाने का, नियत ताप दाब तथा नियत आयतन पर अक्रिय गैसों के मिलाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला दिए हैं एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक मिलाने पर। ठीक है, अभिकर्मक योग पर, अभिकर्मक रिएक्टेंट, अभिकारक
योग। आप अभिकारक मिलाइए, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित करिए, साम्य स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता है, हमने बताया सांद्रता पर नहीं। दूसरा तापमान का परिवर्तन, ताप परिवर्तन, ये सही है। तापमान बढ़ाने पर घटाने पर साम्य स्थिरांक बढ़ता घटता है, निर्भर करता है कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। यदि रिएक्शन इंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है, ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक बढ़ेगा। यदि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक क्या होता है, घटता है। अगला विकल्प देख लीजिए क्या है, उत्प्रेरक, ये भी प्रभावित नहीं करता साम्य स्थिरांक को। और अगला है प्रोडक्ट का, उत्पाद का योग। तो ध्यान देंगे, चाहे अभिकारक मिलाइए चाहे उत्पाद मिलाइए, हमने बताया है कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता, उत्प्रेरक की उपस्थिति और अक्रिय गैसों के योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता किसका है, तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन पर साम्य स्थिरांक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये ध्यान देंगे। अब आते हैं अगला, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ, इनका कहना निम्न में से कौन सा के का मान अभिक्रिया की को तीव्र गति से पूर्ण करने की, अभिक्रिया के तीव्र पूर्णता, एक निम्न साम्य स्थिरांक में से कौन सा अभिक्रिया की तीव्र पूर्णता बताता है। निम्न में से कौन सा साम्य स्थिरांक, निम्न में से कौन सा साम्य स्थिरांक अभिक्रिया की तीव्रता से पूर्ण होने को व्यक्त करता है, तीव्रता से पूर्ण होने को व्यक्त करता है। देखिए, हमने अभी कल ही चर्चा किया था, जिस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक सबसे अधिक होता है वह अभिक्रिया सर्वाधिक तीव्रता से चलती है। तो पहला देखिए, पहला के की वैल्यू 1 दिया है, दूसरा के की वैल्यू 10 दिया है, दूसरे में के की वैल्यू 10⁻2 अर्थात 100 दिया है, तीसरे में के की वैल्यू क्या दिया है 10, और चौथे में के की वैल्यू 10⁻2 अर्थात 1/100 0.01 दिया है। ठीक है ना। तो यही के की वैल्यू सबसे अधिक है और यही अभिक्रिया सबसे तीव्र गति से पूर्ण होगी। अगला सवाल देखते हैं, किस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का मान समान होगा। अब अगले में क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिए हैं, कुछ अभिक्रियाएं दिए हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उनमें पूछा गया है कि किस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का मान बराबर होगा। तो देखिए, अभी हम लोग कल ही इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार के सवाल देखे हैं। Kp और Kc किस अभिक्रिया के लिए बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, किसके लिए Kp बराबर होगा Kc के। ठीक है ना। अब देखिए, जिस अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं की संख्या समान होगी। पहला दिया है PCl5 गैस, ये टूट करके क्या दे रखा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस,
ये दे रखा है। इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो इसमें CPC KPKC बराबर नहीं होंगे। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्वल टू ट्वाइस NH3 गैस। इधर देखिए कितने हैं 4, इधर कितना है 2, बराबर नहीं है, अर्थात इसमें भी नहीं होना है। अगला COCl2 प्लस COCl2, ये टूट करके CO प्लस Cl2, इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, ये भी बराबर नहीं है, तो इसमें भी KPKC बराबर नहीं है। D देखिए H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI ना, इधर देखिए कितना है 2, इधर भी कितना है 2, दोनों में नंबर ऑफ मोल बराबर है, तो डेल्टा N इक्वल टू 0 होगा। Kp इक्वल टू होता है KCRT की पावर डेल्टा N, ये हो जाएगा KCRT की पावर 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसी में Kp इक्वल टू KC के होगा, यानी चौथा विकल्प सही है। नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास हम लोग इसी पर ख़त्म करते हैं। यहाँ से कल की प्रैक्टिस बैच में आगे देखा जाएगा।